क्या मेरा पावर पॉइंट क्लियर विजिबल है? यदि कोई आंसर दे पाए तो मैं स्टार्ट करूं। Yes, sir, it's clear, visible. Yes, sir. Yes, yes. ओके ओके, थैंक यू। Yeah. So, library is a place where all kind of resource material are kept in a systematic manner, so that user can use this type of resources. So, I'm going to start my PowerPoint. This is my library, which is showing here. School libraries are considered as the nerve center of knowledge, which serve the student and staff members with needed information, resources, and act as vital partners in the collaborative learning activities. तो यहाँ पे क्लियर है कि जो लाइब्रेरीज होगी वो हमारे जो स्कूल का है उससे कोलैबोरेट करके चलेगी, वो इंडिविजुअल नहीं रहेगी। जो हमारे स्कूल्स की नीड्स है उसको फॉलो करेगी, जो हमारे करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग ही हम लाइब्रेरी को आगे हम बढ़ा सकते हैं। बिकॉज द गोल ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी मीडिया सेंटर इज टू एंश्योर दैट all members of school community have equitable access to books and reading, to information and to information technology. तो जो भी इसमें जो हमारी कम्युनिटी है, अब हमारे स्कूल कम्युनिटी में कौन कौन हो सकते हैं? हमारे टीचर्स हो सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं और हमारे बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरी में वो सभी तक हम डिसेमिनेट कर सके, उनको प्रोवाइड कर सके, ये हमारा मेन टारगेट या गोल होता है। So, what is the objective of school libraries? Supporting and enhancing educational goal of school. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें अपने जो एजुकेशन का गोल है उसको सपोर्ट करने के लिए लाइब्रेरी को बिल्डअप करना चाहिए। बी द नॉलेज हब ऑफ द स्कूल एंड डिसेमिनेट नॉलेज एज वेल एज पॉसिबल। तो जितना भी पॉसिबल है हमें लाइब्रेरी को एक नॉलेज हब की तरह क्रिएट करना चाहिए, और जो भी नॉलेज हमारे पास है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको हमें वाइडली सभी में डिसेमिनेट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उस पे यूजर तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक अलमीरा में लॉक्ड रहे और बहुत कॉस्टली बुक है इसलिए किसी को टच करने ना दिया जाए। तो जो भी रिसोर्सेज है वो सभी तक पहुंचना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखेंगे, तभी हमारा लाइब्रेरी एक नॉलेज हब की तरफ बन सकता है। Provide a curriculum based flexibly scheduled open access learning environment that accommodate all learners। तो इस तरह के करिकुलम बेस्ड बुक्स होनी चाहिए या उससे रिलेटेड रिसोर्सेज होना चाहिए। ओपन एक्सेस लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पर बच्चा ओपनली आकर एक्सेस कर सके, वेदर दे वांट टू एक्सेस इंटरनेट फैसिलिटीज इन द लाइब्रेरी और दे वांट टू choose any books from the library, or they are using reference book and other materials. So they have choice to open access learning, facilitate creation of new knowledge। जो हमारे रिसोर्सेज है उनके थ्रू बच्चे जो है न्यू नॉलेज को क्रिएट कर सके, वो भी एक अच्छे राइटर बन सके और कुछ नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के बाद में अपना न्यू नॉलेज को भी क्रिएट कर सके। इस तरह के लाइब्रेरी का वर्क होना चाहिए। फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूज ऑफ नॉलेज बाय ऑल स्टाफ एंड स्टूडेंट। इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जो लाइब्रेरीज होगी वो हमारे जो मेन यूजर हैं, स्पेशली स्टूडेंट एंड स्टाफ, उसके लिए ऑप्टिमल यूज होना चाहिए। मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट नॉलेज हमको प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि वो बेनिफिट ले सके। encourage and foster reading habit among student and staff members। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम बच्चों का नरिशमेंट हो सके और मैक्सिमम उनके अंदर रीडिंग हैबिट इनकलकेट हो सके। नॉलेज उनके अंदर डेवलप करने के लिए पहले तो उनको रीडिंग हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम हम दे सके, जिससे कि उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गए। जब एक स्कूल लेवल पे रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है तभी बच्चे में सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो पाता है और वो फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली क्रैक कर सकता है। अदरवाइज उसकी सेल्फ रीडिंग यदि स्टार्ट नहीं हुई है, उसके अंदर रीडिंग हैबिट इनकलकेट नहीं हुई है, तो वो कितनी भी बुक से गाइड की हेल्प लेगा लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जिस लेवल तक एक अच्छा रीडर पहुंच सकता है। तो हमें ट्राई करना है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हमें प्लान करना चाहिए, एक्टिविटीज करानी चाहिए और वो हम करते हैं। इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। तो जो भी हम पार्टिसिपेट हमारा लाइब्रेरी किस चीज में करेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में, जो भी हम स्कूल से रिलेटेड है, क्योंकि हम एक लोकल सेंटर है यहाँ पर,
सेंटर लोकेटेड एरिया में है लाइब्रेरी जो कि पूरे स्कूल को कवर करता है, मतलब पूरे स्कूल के लिए बेनिफिशियल होता है, इस बात का खास ध्यान रखें। टू प्रोवाइड intellectual access to information to learning activities that are integrated into the curriculum and that help all students achieve information literacy। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि लाइब्रेरी को इस तरह से हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल कराना है जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें पूरी तरह हेल्प करे। Now the question is, what is the location of the library? What should be the location of the library? जैसा कि आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट में अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट होने वाले, जहाँ पर न्यू लाइब्रेरी अभी ओपन होने वाली है जल्द ही, इसी वजह से शायद आपने मुझे कॉल किया इसके लिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि लाइब्रेरी का लोकेशन क्या होना चाहिए। तो जब भी आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं या ऑलरेडी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसमें सबसे पहले हमें लाइब्रेरी का रूम कहाँ पर होना चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सेंट्रली लोकलाइज जब तक नहीं होगा तब तक उसका बेनिफिट पूरी तरह से नहीं मिलेगा। यदि हम वन कॉर्नर में रख देते हैं कि टॉप टॉप फ्लोर में एक किसी कॉर्नर पे भी लाइब्रेरी को हम स्टेब्लिश कर देते हैं, तो वहां तक पूरे स्टाफ और पूरे बच्चों की रीच इजी नहीं होगी, और यदि वो इजी नहीं होता है तो फिर हमारा जो लाइब्रेरी का जो प्लान है, जो हमारा जो गोल है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। So the library should be located strategically and have adequate space to accommodate all its resources, users and activities. When new library buildings are designed and the existing ones are restructured, the following factors should be considered. तो कौन कौन सा फैक्टर होने चाहिए जब भी हम कोई न्यू लाइब्रेरी ओपन करेंगे, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर होने चाहिए, क्या लोकेशन होना चाहिए। फर्स्ट इज सेंट्रल लोकेशन ऑन द ग्राउंड फ्लोर इफ पॉसिबल। यदि पॉसिबल हो तो लाइब्रेरी स्कूल में सेंटर लोकेशन में होना चाहिए, जहां पर सभी एक्सेसिबल हो, इजीली वहां पर पहुंच सके। साथ में वो ग्राउंड फ्लोर में हो तो बेस्ट है। यदि नहीं हो पाता है तो आप सेंटर लोकेशन फर्स्ट फ्लोर पे रखें, बट इससे अधिक ऊपर या दूर में रखना ठीक नहीं होगा। एक्सेसिबिलिटी एंड बीइंग आसपास कहीं भी होगा तो सिंपली हम उसको देख सकते हैं। शेयरिंग इसमें ओके। सो लोकेशन के बारे में जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल लोकेशन होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में हो तो पॉसिबल है। एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोक्सिमिटी बीइंग क्लोज टू ऑल टीचिंग एरियाज, बहुत कम टाइम पे हम वहां पर पहुंच सके। नॉइज फैक्टर विद एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल नॉइज। तो इस तरह के एरिया में रखना है जहां पर कि एक्सटर्नल नॉइज ना आए, इस चीज को खास ध्यान रखना है। अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट लाइट बोथ थ्रू विंडोज एंड आर्टिफिशियल लाइट। ऐसा भी ट्राई करना है हमको कि ऐसे एरिया पे लाइब्रेरी जहां पर विंडोज की नेचुरल लाइट्स आती है, तो यदि वो होगा तो हमारे लिए इजी होगा, अदरवाइज बुक खराब हो सकती है बहुत जल्दी। नेक्स्ट है वॉल एंड फर्नीचर। वॉल एंड फर्नीचर शैल बी पेंटेड विथ अट्रैक्टिव नॉन रिफ्लेक्टिव एंड आई फ्रेंडली शेडेड। जो हमारा लाइब्रेरी जब भी बनेगा तो उस पर खास ध्यान रखना है कि उसके जो फर्नीचर्स होंगे
या जो वॉल पेंटिंग होगी वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, नॉन रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि आईज आईज के लिए वो सूदिंग हो और क्लियरली आईज को दिखाई दे, मतलब आई फ्रेंडली शेडेड हो। एस्थेटिकली डिजाइंड वॉल पिक्चर्स, इमेजनरीज एंड पोर्ट्रेट प्लांट, इस तरह का लाइब्रेरी होना चाहिए जहां पर कुछ वॉल पिक्चर्स हो, इमेजनरीज हो, प्लांट्स वगैरह भी हो, जो कि काफी सूदिंग लगता है और अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को या यूजर को कि वो लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सके। प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर और हीटिंग, यदि हम समर स्टेशन में है तो हम हमारे लिए लाइब्रेरी में कम से कम एयर कंडीशन होना चाहिए जो कि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, या फिर हम यदि विंटर स्टेशन में है तो हमें हीटर का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि बुक्स खराब ना हो। एंड इंश्योर गुड वर्किंग कंडीशन ऑल अराउंड द ईयर एज वेल एज द preservation of the collection. Appropriate design to meet the special needs of differently abled library user. यदि इस तरह के कोई बच्चे हैं तो उनके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ जो स्लाइड है अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो लाइब्रेरी शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर कीपिंग द बुक्स। लाइब्रेरी का जो स्पेस होना चाहिए, the library should have adequate space for keeping the books, periodical newspaper, multimedia and other resources arranged as per prescribed classification system. तो लाइब्रेरी का जो स्पेस होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि आपके स्टैक रूम बन जाए, वहां पर आपके अलमीराज आ जाए, उस पर बुक्स हो जाए, पीरियोडिकल सेक्शन अलग से हो, न्यूज़पेपर रखने के लिए न्यूज़पेपर स्टैंड होना चाहिए, मल्टीमीडिया सेक्शन होना चाहिए एंड अदर रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली अरेंज कर सके और क्लासिफिकेशन कर सके। इस तरह का हमारे लाइब्रेरी में स्पेस होना चाहिए। देयर शैल बी अ रीडिंग रूम, टीचर्स कॉर्नर, तो रीडिंग रूम उसमें यदि पॉसिबल हो तो होना चाहिए, अदरवाइज यदि छोटा स्कूल है तो एक रूम में ही वो रीडिंग रूम और टीचर्स कॉर्नर वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। बट यदि बड़ा स्कूल है और स्पेस काफी है तो हमें एक रीडिंग रूम का अरेंजमेंट करना चाहिए, टीचर्स कॉर्नर, स्पेस फॉर ग्रुप एक्टिविटीज, बहुत से एरिया ऐसे हमें एक बनाना पड़ेगा जहां पर स्टूडेंट्स आकर ग्रुप एक्टिविटीज कर सके, स्टाफ वर्क एरियाज एंड लाइब्रेरीज रूम होना चाहिए, स्पेस फॉर कंप्यूटर वर्क स्टेशन, आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा यूज इंटरनेट का हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम ट्राई करना है कि हमारे लाइब्रेरी में कंप्यूटर भी होना चाहिए जिसके थ्रू वो बेनिफिट ले सके, अदरवाइज हम आउटडेटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए कंप्यूटर का भी एक सेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर वर्क स्टेशन होना चाहिए जहाँ पे काफी बच्चे बैठकर सारे कंप्यूटर्स तो नहीं रख सकते हैं बट इतने सफिशिएंट कंप्यूटर होने चाहिए जिससे कि बच्चा उसको जब उसको जरूरत हो तो एक्सेस कर सके। यदि ब्रॉड लेवल पे एक्सेस करना है तो कंप्यूटर लैब में जाकर एक्सेस कर सकता है। प्रॉपर्टी काउंटर्स होने चाहिए एंड अ लाइब्रेरी सर्कुलेशन काउंटर आर आल्सो एसेंशियल। प्रॉपर्टी काउंटर मींस यदि बच्चा कुछ लेकर आता है सामान अपने साथ में तो उसको उस सामान के साथ एंटर करने नहीं देना है, उसको प्रॉपर्टी काउंटर में हमें रखवा देना है। जब वो लाइब्रेरी में आएगा तो ओनली कॉपी पेन के साथ में आए, और साथ में एक लाइब्रेरियन का सर्कुलेशन काउंटर होना चाहिए जहां पर वो बुक्स को सर्कुलेट कर सके, इशू कर सके, रिटर्न कर सके, जो भी चीजें हैं उस जगह पे कर सके, ऐसा भी हमें अरेंजमेंट करना चाहिए। नाउ द साइज एंड सीटिंग कैपेसिटी, अब क्या साइज होना चाहिए आपके हिसाब से लाइब्रेरी का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द साइज एंड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ रीडिंग रूम will depend on the optimum number of students that a school usually admit। यदि आपके स्कूल में स्ट्रेंथ क्या है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं कि लाइब्रेरी की साइज क्या होना चाहिए। एक जनरल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो देयर शुड बी स्पेस फॉर एटलीस्ट 50 स्टूडेंट फ्रॉम ए क्लास एट ए टाइम। जनरली आजकल किसी भी क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से तो 40 स्टूडेंट होना चाहिए, बट आजकल जनरली 50 टू 60 स्टूडेंट भी होते हैं किसी भी क्लास में, जैसे हमारे स्कूल में है। तो एटलीस्ट 50 स्टूडेंट के बैठने का अरेंजमेंट उस लाइब्रेरी में होना चाहिए फॉर फ्रॉम ए क्लास एट ए टाइम, एंड 10 to 30 स्टूडेंट एंड और टीचर्स हु केम फॉर अदर ग्रुप एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, रीडिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड रेफरेंस। तो जो क्लासेस के लिए रीडिंग टाइम पे जो क्लास आ रही है 50 स्टूडेंट की, उसके साथ यदि 10 to 30 स्टूडेंट का एरिया और होना चाहिए कि अदर स्टूडेंट यदि अर्जेंटली हमारे पास आते हैं कुछ इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए या प्रोजेक्ट के लिए या रीडिंग के लिए, या फिर टीचर्स कुछ आते हैं रेफरेंस के लिए यूज करने के लिए, तो उनके लिए भी स्पेस होना चाहिए सेम टाइम पे। तो इस प्रकार से द रीडिंग रूम शुड हैव ए कैपेसिटी ऑफ सीटिंग 50 to 80% एट ए टाइम। तो जो हम प्लान करेंगे कि रीडिंग रूम कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 50 to 80% एट ए टाइम लाइब्रेरी में बैठ सके, इतना एरिया होना चाहिए। A provision of
10 square feet floor area per pupil in reading room is considered adequate. तो ये माना गया है कि यदि एक स्टूडेंट पे हम 10 स्क्वायर फीट एरिया फ्लोर लेते हैं तो वो सफिशियंट होता है उसके लिए. Next is the stack room should be big enough to accommodate between 10,000 to 15,000 वॉल्यूम. हमारा स्टैक रूम ऐसा होना चाहिए जहां पर एटलीस्ट 10,000 बुक्स या मैक्सिमम 15,000 या एंड अबव भी ले सकते हैं. तो इतने बुक्स रखने के लिए एकोमोडेट कर सके हम, इतना स्पेस हमारे पास होना चाहिए. क्योंकि किसी भी जनरल स्कूल में स्टार्टिंग लेवल पे 3,000 4,000 बुक्स होती है जो कि बढ़कर 15,000 तक हो जाती है. तो एटलीस्ट इतनी बुक्स को हम रख सके, इस तरह का प्लान करना है. यदि हम पहले प्लानिंग ना करके और स्टार्टिंग में ऐसा रूम क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि ओनली 5,000 बुक आएगी, तो जब हमारा स्कूल डेवलप होगा, बड़ा होगा, सेक्शन बढ़ेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा और हमें वॉल तोड़ने की जरूरत पड़ेगी और उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो बेहतर ये है कि हम इतना प्लान एडवांस में कर ले कि 10,000 to 15,000 वॉल्यूम यहाँ पर रखा जा सके. Flexibility shall be maintained to allow multiplicity of activities and future changes in curriculum and technology. तो ये flexibility होना चाहिए हमारे इसमें कि यदि जैसे fifth law of library science is told that library is a growing organism. ये लाइब्रेरी जो है बढ़ने वाली संस्था है, तो इसलिए इसको ऐसा स्पेस प्लान करना है फ्यूचर के 20 इयर्स का प्लान करना है कि यदि फ्यूचर में हमको इस तरह के प्रॉब्लम फेस करनी होगी तो हमारे लिए साइज क्या होना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग हमको लाइब्रेरी की साइज डिसाइड करनी चाहिए. The interior of library shall be designed in such a way that will attract the student and make them feel comfortable and active. तो यदि हमारा इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव होगा, जो हमारे व्हाइट वॉश होंगे काफी सूदिंग होंगे, जो कि आई को अट्रैक्ट करते होंगे, जब हम वहां पर पढ़ने बैठते हैं तो हमें जो लेटर्स बुक में लिखे क्लियरली विजिबल होंगे, सफिशिएंट लाइट होगी, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा. यदि हम इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो यूजर है वो लाइब्रेरी में बार बार आना चाहेगा और पढ़ना चाहेगा. तो जो हमारा गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं. लेकिन यदि आपका इंटीरियर खराब है, यदि आपके पास अच्छे कलेक्शंस नहीं है, तो डेफिनेटली उनका मन कुछ दिनों में हट जाएगा और लाइब्रेरी का गोल फुल अचीव नहीं हो सकता है. तो हमें इंटीरियर पे खास ध्यान रखना पड़ेगा. The library should be avoided if possible for conducting other non-academic activities, since that all will interrupt the routine function. ज्यादातर क्या होता है कि एक बड़े हॉल में लाइब्रेरी होने की वजह से स्कूल्स जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब कुछ लाइब्रेरी में ही करवाते हैं. चाहे वो मीटिंग हो, चाहे किसी तरह का फंक्शन हो, चाहे कोई पार्टीज हो, सब कुछ लाइब्रेरी में. तो इससे जो हमारा मेन जो मकसद है हम उससे दूर हो जाते हैं. तो इसलिए हमको ट्राई करना है, यदि पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो हमें करना ही होगा, बट इफ पॉसिबल फ्रॉम कंडक्टिंग अदर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज सिंस दैट विल इंटरप्ट द रूटीन फंक्शनिंग. वो हमारे जो रूटीन फंक्शन है लाइब्रेरी को उसको इंटरप्ट नहीं करेगा और इजिली हमारे लाइब्रेरी फंक्शन कर सकता है. इस बात का बहुत खास ध्यान रखें. अब नाउ व्हाट इज द बजट. बजट का एलोकेशन क्या होना चाहिए लाइब्रेरी में, या कितना बजट होना चाहिए, इस पे या डिस्कस होता है. स्टार्टिंग जब भी आप लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो बजट आपके लिए मेन आएगा ही. इसमें रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि द नॉन रिकरिंग ग्रांट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मे बी स्पेंट ऑन आइटम फॉर विच दे आर रिलीज, but the recurring library grant as and when received must be allocated as far as possible according to following formula. ये फॉर्मूला दिए हुए, इसके अकॉर्डिंग हमें जल्द से जल्द लाइब्रेरी ग्रांट को इशू करना है और उसको फंक्शन में लाना है. जैसे कि यदि हम बुक परचेस करते हैं तो टोटल बजट लाइब्रेरी के लिए जो भी क्रिएट होगा उसमें 50% हमें बुक परचेस करना है. पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के लिए हमें 10% का बजट यूज करना है. लाइब्रेरी स्टेशनरी जो यूज होंगे उसके लिए 10%, मिसलेनियस लाइक लाइब्रेरी इक्विपमेंट एंड स्टैक्स वगैरह है तो 20%, बाइंडिंग एंड रिपेयर के लिए 10%, एंड द अमाउंट एलोकेटेड फॉर बुक्स शुड फर्दर बी एलोकेटेड एज फॉलोज. तो इसके बाद जो भी बजट आपको मिला है उसमें से आपने इसे बुक पे लिया 50%. जैसे मान लीजिए कि आपको 2 लाख बजट मिलता है और 10 लाख 2 लाख में 1 लाख आप स्पेशली बुक के लिए कर रहे हैं एलोकेट 50%, तो अब उस 1 लाख को फिर से एलोकेट करना है. किस तरह की बुक हमें परचेस करनी है उस पर ध्यान देना है. तो जनरल एंड रिकमेंडेड बुक्स 30%. जनरल बुक्स मतलब कोर्स से हटकर जो बच्चे ज्यादातर जैसे नॉवेल पढ़ना चाहते हैं या कोई स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, साइंस फिक्शन वगैरह, बायोग्राफीज वगैरह,
या अदर बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी नॉलेज वाली बुक्स है या जनरल बुक्स है, उसके लिए हमें 30% का बजट रखना है उस 50% में। देन रेफरेंस बुक के लिए 20%। सभी लाइब्रेरीज में रेफरेंस बुक होना चाहिए। रेफरेंस बुक क्या होती है ये मैं जस्ट अभी बताऊंगा आपको। और हॉबी बुक पे 10% लेना चाहिए, फिक्शन पे 30% एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल पे भी हमें 10% बजट को एलोकेट करना चाहिए। नाउ बजट फॉर्मूला इन केवीएस, ये तो एक जनरल बजट फॉर्मूला जो सीबीएसई का था, सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। लेकिन यदि केवीएस की बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की, तो वो बजट का फॉर्मूला हमें इस तरह से देती है, द लाइब्रेरी बजट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। द टोटल लाइब्रेरी बजट फॉर अ ईयर ₹150 पर स्टूडेंट। मतलब जो भी आपकी स्ट्रेंथ है स्कूल की, उसे पर स्टूडेंट आपको ₹150 का बजट रखना चाहिए। और मिनिमम ₹1,50,000 आपका जो ईयरली बजट होगा लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी परचेसिंग के लिए, वो मिनिमम 1,50,000 का होना चाहिए फॉर ए 2 सेक्शन स्कूल। एंड प्लस ₹250 पर टीचर्स, तो जितने भी टीचर्स हैं उसके लिए ₹250 पर टीचर के लिए बजट रखना चाहिए। फॉर स्कूल्स हैविंग मोर देन 2 सेक्शन, the same formula will be followed, keeping in mind the upper seal of rupees 2 lakh 2.5 lakhs होना चाहिए। तो यहाँ पे सीलिंग कर दिया है केवीएस ने कि यदि 2 सेक्शन से ज्यादा होते हैं, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 8 सेक्शन, तो वहां पे हमें सीलिंग किया गया है कि 2.5 लाख से अधिक का बजट नहीं होना चाहिए। तो जो भी फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, लेकिन यदि बजट हमारा 2.5 से अबव होता है तो हमें मिनिमम 2.5 बजट पे ही चलना चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल फॉर ए 2 सेक्शन स्कूल हैविंग 1000 स्टूडेंट एंड 25 टीचर्स, किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है एंड 25 टीचर्स है, द एनुअल लाइब्रेरी बजट विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 स्टूडेंट्स का बजट हो गया, 250 इंटू 25 टीचर्स का, तो टोटल बजट हमारा हो जाएगा 1,62,500 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने बजट को बना सकते हैं, जो कि हमारा केवीएस फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर आपका न्यूली ओपन लाइब्रेरी है, न्यूली ओपन स्कूल है, तो फॉर न्यूली ओपन विद्यालय वन टाइम बजट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप द बेसिक कलेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी गवर्नमेंट होगी आपको वन टाइम बजट देगी, वन टाइम बजट मैक्सिमम होगा। इसमें आप सारे रिसोर्सेज परचेस कर सकते हैं जो कि एसेंशियल है स्टार्टिंग में। जो भी इक्विपमेंट है या भी जो फर्नीचर हैं या जो बुक्स हैं स्टार्टिंग लेवल पे, एटलीस्ट 1500 बुक्स न्यूली ओपन स्कूल में होना चाहिए और 25 नंबर्स ऑफ पीरियडिकल्स होने चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और साथ में न्यूज़पेपर भी एटलीस्ट 5 न्यूज़पेपर हमारे पास आना चाहिए। तो ये सारी चीजें परचेस करने के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वन टाइम बजट, और वो आपको प्रोवाइड कराएगी जिसमें कि आप ये सारी चीजें परचेस कर सकते हैं। Now, staffing and library management. The library staff of a school should consist of librarian one and sub staff one. तो ये हमारे केवीएस का फॉर्मूला है ये। और यदि हम सीबीएसई के फॉर्मूला की बात करते हैं तो वहाँ तो लाइब्रेरियन के साथ में लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट उसको भी देता है। लेकिन यदि मिनिमम की बात किया जाए तो एक लाइब्रेरियन होना चाहिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है, और वहाँ पर एक सब स्टाफ उसकी हेल्प करने के लिए, जिसको हम लाइब्रेरी अटेंडेंट बोलते हैं, वो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फर्नीचर्स की। फर्नीचर्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले चेयर्स। जो हमारे चेयर्स होने चाहिए वो वेरी कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो 1 आवर कम से कम वो बैठता है या टीचर्स आके अपने टाइम स्पेंड करते हैं। तो यदि चेयर कंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ये कि चेयर जो है वुडन एंड कुशन्ड होना चाहिए। वुडन हो, या यदि आप फ्रेम का भी करते हैं तो वो कुशन्ड होना चाहिए, जिसमें कि वो आराम से बैठ सके। इजी चेयर होना चाहिए। रीडिंग टेबल, जो स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग टेबल होगी वो क्या होगी? पहली बात तो वो रेक्टेंगुलर वुडन टेबल होना चाहिए। राउंड टेबल भी पॉसिबल है, लेकिन राउंड टेबल से बेहतर होता है रेक्टेंगुलर टेबल। तो रेक्टेंगुलर टेबल की साइज होनी चाहिए 4x6 का होना चाहिए। उसका जो स्टैंडर्ड है 4x6 का होगा, जिसमें कि एटलीस्ट 5 स्टूडेंट वन साइड एंड 5 अनदर साइड, इस तरह से 8 स्टूडेंट टू 10 स्टूडेंट उसमें इजीली बैठ सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी टेबल, लाइब्रेरियन टेबल एक होना चाहिए, जिसमें कि वो अपने सारी चीजें, चाहे लाइब्रेरी कार्ड्स हो या फिर अदर मटेरियल हो या सर्कुलेशन में यूज होने वाले सारी चीजें होनी चाहिए, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, सब कुछ जो भी वो रख सकता है उसके लिए लाइब्रेरियन का टेबल भी काफी बड़ा एल शेप का हो तो ज्यादा बेहतर होता है। सर्कुलेशन काउंटर,
डिजाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट। आपका स्ट्रेंथ क्या है बच्चों का और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी डिजाइन का होना चाहिए। बुक सेल्फ, बुक सेल्फ की बात की जाए तो आप जब भी स्कूल लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि बुक सेल्फ होना चाहिए, ना कि अलमीरा होना चाहिए। बहुत से स्कूलों ने स्टार्टिंग में अलमीरा परचेस कर लिया, और अलमीरा को ओपन करने के लिए आपने देखा होगा बोथ साइड से ओपन होता है, जिसमें कि पूरे अलमीरा को ओपन करना पड़ता है, और वो बार बार खुलने से खराब भी हो जाता है। लेकिन जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ में 4 या 5 रोज होते हैं, हम सभी में अलग अलग लॉक होते हैं। हमको जिस चीज की नीड होती है हम ओनली उस सेल्फ को ही ओपन करते हैं और सिस्टमेटिक रूप से बुक को रख सकते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पूरी तरह से नहीं आ पाता है। मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है वो बंद रहे, तो इस तरह का हमको एनवायरनमेंट भी रखना रहता है। तो बुक सेल्फ का यूज करना है तो बुक सेल्फ वुडन भी हो सकते हैं या ओपन सेल्फ भी हो सकते हैं। तो ओपन सेल्फ रखना ठीक है, लेकिन ओपन सेल्फ में भी प्रॉब्लम होती है। यदि आपके पास एयर कंडीशन या हीटर इस तरह की अरेंज नहीं है तो बुक खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप क्लोज सेल्फ ही लीजिए, लेकिन उसको बुक सेल्फ इस तरह का होना चाहिए कि इजिली आप ओपन कर सकें और एक्सेसिबल हो, बच्चे इजिली उसको ओपन कर सके कभी भी। सेल्फ फॉर कीपिंग लाइब्रेरी रिकॉर्ड, एक अलमीरा ऐसा होना चाहिए, वो बिग अलमीरा, जिसके अंदर हम लाइब्रेरी के रिकॉर्ड, चाहे वो किसी भी प्रकार के रजिस्टर हो, लाइब्रेरी कार्ड हो, लाइब्रेरी मटेरियल्स हो, जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो हम इसमें हम रख सकते हैं। बुक सपोर्टर्स, मेटल या वुडन के बुक सपोर्टर्स आते हैं। यदि जैसे आपने देखा होगा कि बुक सीधी यदि हम स्टैंड करके रखते हैं तो थोड़ी देर बाद बुक गिर जाती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बुक सपोर्टर आता है। यदि हम उसको लगा देते हैं तो फिर बुक हमारी गिरती नहीं है और स्टैंड स्ट्रेट रहती है, जिससे कि उसके फटने के चांसेस या खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक बुक बुक ट्रॉली होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरियंस के पास जब सर्कुलेशन होता है तो बहुत सी बुक इशू होती है, सेम टाइम बुक्स रिटर्न भी होती है। तो रिटर्न बुक को वो लेकर उठाकर काउंटर से बुक सेल्फ तक जाना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक ट्रॉली यदि हो तो बेहतर है कि ट्रॉली में बुक को रखकर वो इजिली, यदि बड़ी लाइब्रेरी है तो बहुत जरूरी है, छोटी है तो मैनेज हो सकता है, तो बुक ट्रॉली का यूज करते हुए हम उसको सेल्फ तक हम ले जा सकते हैं। जहां पे हमने उसको क्लासीफाई किया है वहां पर हम उसको रख सकते हैं। पीरियोडिकल डिस्प्ले रैक होना चाहिए विथ पिजन होल टू कीप बैक वॉल्यूम। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि जब भी आप पीरियोडिकल स्टैंड खरीदेंगे, पीरियोडिकल डिस्प्ले रैक खरीदेंगे, तो पिजन होल को प्रायोरिटी दीजिएगा। यदि नहीं अवेलेबल है, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ तो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो तब हम उसको यूज कर सकते हैं किसी और स्टैंड को, लेकिन प्रायोरिटी आपको देना है कि पिजन होल्स वाली पीरियोडिकल डिस्प्ले होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट वॉल्यूम हम फ्रंट पे रख सकते हैं जो लेटेस्ट है। फॉर एग्जांपल यदि जुलाई का कोई इशू आया है मैगजीन का, तो हम उसको फ्रंट पे रख सकते हैं और उसके बैक में एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में हम ओल्डर पीरियोडिकल्स को रख सकते हैं, जिससे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ओल्ड मैगजीन भी निकाल के पढ़ सकते हैं। और एटलीस्ट 1 ईयर तक हम रखते ही हैं किसी भी मैगजीन को, तो वो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। देन न्यू अराइवल डिस्प्ले स्टैंड, एक न्यू अराइवल डिस्प्ले स्टैंड होना चाहिए। मीन्स इस तरह का स्टैंड रहे जिसमें कि हम न्यू बुक जिसकी एक्सेसनिंग हो जाएगी उसको हम डिस्प्ले कर सके स्टूडेंट के लिए, कि कुछ दिनों तक वो डिस्प्ले में रहे, जिससे कि हमारे यूजर उसको देख सके कि कौन कौन सी बुक अवेलेबल हो चुकी है लाइब्रेरी में, और इन फ्यूचर उसको वो इशू करा के घर ले जा सके। तो हमें डिस्प्ले रैक में कुछ दिन तक डिस्प्ले रखना है। यदि हम डायरेक्टली परचेस करके बुक और डायरेक्टली उसको इशू कर देंगे तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लाइब्रेरी में कौन सी बुक आई है। तो डिस्प्ले रैक में आपको डिस्प्ले करना है। यदि डिस्प्ले रैक नहीं है तो आपके पास जो टेबल है जिसमें कि बच्चे स्टडी करेंगे, और रीडिंग टेबल, उस पर भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर स्टैंड। ये तो सभी जगह होता है, सारे ऑफिस में भी होते हैं, तो ये इजीली अवेलेबल है। न्यूज़पेपर स्टैंड हमें रखना चाहिए। बुलेटिन बोर्ड यूज करना है कि लाइब्रेरी में एटलीस्ट 3-4 बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए। एक आउट ऑफ द लाइब्रेरी बाहर एक लगा होना चाहिए, जिसमें कि हम लाइब्रेरी की नोटिस वगैरह जो भी है डिस्प्ले कर सकें। एक कैरियर एंड काउंसलिंग के लिए भी बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए। एक बच्चों की लाइब्रेरी एक्टिविटीज होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए बोर्ड होना चाहिए। एक लाइब्रेरियंस का बोर्ड होना चाहिए जिसमें कि लाइब्रेरियन अपने से रिलेटेड जो भी चीजें होती है डिस्प्ले करना चाहे, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर अपने कमेटी मेंबर्स के नेम लिस्ट जो भी करना चाहे वो उस बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले कर सकता है। रेडी रेफरेंस सेल सेल्फ, ये जो रेडी रेफरेंस सेल होती है वो जैसे कि रेफरेंस बुक्स ही जनरली होती है,
वो उसमें इजीली कोई भी बच्चा यदि कुछ सर्च करना चाहता है तो वो तुरंत जाकर वहां पर सर्च कर लेगा। अल्फाबेटिकली अरेंज रहता है रेडी रेफरेंस बुक्स में, तो उसको इजीली सर्च करके अपने जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकता है। कंप्यूटर फर्नीचर की वैरायटी आप पूछ सकते हैं। एक राउंड वाला कंप्यूटर फर्नीचर मतलब सारे साइड में उसके बॉक्सेस बने रहते हैं, वो हो सकता है, या फिर कैरल्स बने रहते हैं, एक सिंगल रहता है जिसमें कि इजीली बैठ सकता है। अभी आपको फोटो इसमें नेक्स्ट में दिखा रहा हूँ स्लाइड में, तो और भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी काउंटर जैसे मैंने बताया था, लाइब्रेरी का आउटसाइड या लाइब्रेरी के गेट पे होना चाहिए, जिससे कि जो भी बच्चा कुछ प्रॉपर्टी लेकर आता है तो उसको वहां पर रख सके। सीडी रैक लॉकेबल होना चाहिए। बहुत से ऑडियो विजुअल भी रहते हैं हमारे पास लाइब्रेरी में, तो वो लॉक होना चाहिए जिससे कि वो मिसप्लेस ना हो पाए या गलती से कोई स्टूडेंट ले ना जा पाए। इसके लिए लॉकेबल होना चाहिए, क्योंकि वो घर ले जाने की फैसिलिटी नहीं होती, उसको वो स्कूल प्रीमिसेस में ही यूज कर सकता है। साथ में एक सजेशन बॉक्स जरूर होना चाहिए आउटसाइड में, जिससे कि कोई भी बच्चा सजेस्ट कर सके कि किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो सजेशन हमेशा आते रहना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरह से लाइब्रेरी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नाउ इक्विपमेंट्स, there should be computer system of latest configuration and with adequate power backup facilities। तो हमारी लाइब्रेरी में आज की जनरेशन तो इंटरनेट बेस्ड जनरेशन है और सबको तुरंत फास्ट हमको आंसर चाहिए किसी भी चीज का। तो बहुत सी चीजें बुक में अवेलेबल नहीं होती है, इंटरनेट में अवेलेबल होती है, तो लाइब्रेरियन उसमें इस तरह से उनको गाइड करता है कि वो जो भी रिसोर्सेज है ऑनलाइन भी एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर सिस्टम भी हमारे लाइब्रेरी में रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 इन नंबर्स विद इंटरनेट फैसिलिटीज। कम से कम 5 कंप्यूटर्स लाइब्रेरी में होने चाहिए। 1 कंप्यूटर फॉर टेक्निकल प्रोसेसिंग अंडर लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड टू प्रोसेस लाइब्रेरी फाइल्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, एंड 1 कंप्यूटर फॉर प्रोवाइडिंग ओपेक। एक कंप्यूटर लाइब्रेरियन का होगा जिसमें कि वो सारे टेक्निकल प्रोसेसिंग करेगा, और एक कंप्यूटर ओपेक होगा। जब हमारा इंटरनेट सॉफ्टवेयर से काम करता है और लाइब्रेरी फुल्ली ऑटोमेटेड होती है, तो ओपेक के थ्रू हम उसमें किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक अवेलेबल है। तो यदि आउटसाइड में या इनसाइड में कहीं भी आप एक ऐसा कंप्यूटर रखते हैं जिसमें कि कोई भी बच्चा आके, जो पहले के समय में कैटलॉग होता था, आजकल ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस हो गया है, तो वो इजीली वो बुक को सर्च कर सकता है कि क्या ये बुक हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यदि अवेलेबल होती है तो फिर उसको वो यूज कर सकता है, लाइब्रेरियन से आकर उसको डिमांड कर सकता है कि मुझे इशू करानी है। तो इसके लिए भी एक ओपेक के लिए भी कंप्यूटर होना चाहिए, और एक कंप्यूटर लाइब्रेरियन के लिए। और 3 जो कंप्यूटर होने चाहिए वो स्पेशली फॉर यूजर्स या स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, जो कि इंटरनेट एक्सेस कर सके एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बजट पे, और लाइब्रेरी में कितना बजट आया, कैसा रखना है। लेकिन ये फैक्ट है कि स्टार्टिंग पे चाहे बजट आपको मिले ना मिले उतना, लेकिन इन फ्यूचर आपको बजट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर लाइब्रेरी अभी रन नहीं कर सकता है। उसके लिए ऑटोमेशन कंपलसरी है, सॉफ्टवेयर कंपलसरी है, तो आपको कंप्यूटर का यूज करना ही पड़ेगा। यदि स्टार्टिंग लेवल पे नहीं मिलता है तो हो सकता है विद इन 6 मंथ या 1 ईयर में आपको ये सारी फैसिलिटीज जब मिलेगी तो आपको ये परचेस करना पड़ेगा। तो जब यदि आप ऑटोमेशन करते हैं तो उसके लिए, या सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए और मटेरियल्स क्या यूज हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल्स हैं लेजर प्रिंटर टू कैरी ऑल प्रिंटिंग टास्क इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी चीज होती है जिसकी डिमांड बच्चों के द्वारा, टीचर के द्वारा या प्रिंसिपल्स के द्वारा की जाती है कि हमें इसका प्रिंट चाहिए। तो वो प्रिंट अवेलेबल करने के लिए हम लेजर प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, या कोई फोटोकॉपियर भी रख सकते हैं। बारकोड प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बारकोड लेबल्स। यदि आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं किसी भी तरह का, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए हमें बुक का बारकोडिंग किया जाता है। जैसे कि आपने किसी भी बुक स्टोर पे देखा होगा या किसी मॉल पे देखा होगा या किसी कॉलेज लाइब्रेरी में, तो सभी बुक की बारकोडिंग होती है। तो बारकोडिंग के लिए लेबल हम परचेस करते हैं, उसकी बारकोडिंग करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। उसके बाद उसको हम बुक में पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि इजिली कम टाइम पे हम एक्सेस कर सकते हैं, या इशू रिटर्न या सर्कुलेशन हमारा टाइम सेव हो जाता है। और सब कुछ कंप्यूटराइज होने से सब कुछ स्टोर रहता है, हमें कुछ बहुत ज्यादा माइंड में रखना नहीं पड़ता है। बारकोड रीडर होना चाहिए। जब भी कोई आप बारकोड पेस्ट है आपकी बुक में और आप उसको रीड करना है कि क्या है ये, तो बारकोड रीडर जब हम क्लिक करते हैं तो वो डिटेल्स बताता है कि कौन सी बुक है, और बुक की पूरी डिटेल्स बताता है। स्कैनर का यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट। आजकल ई बुक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। यदि आपको लगता है कि आपके स्कूल में कोई बेहतरीन बुक केवल किसी एक लाइब्रेरी में है और बाकी स्कूलों में नहीं है, तो आप उसको स्कैन करके ई बुक फॉर्म में लाकर, यदि कॉपीराइट एक्ट में नहीं आता है तो, अदरवाइज कॉपीराइट एक्ट में फंस सकते हैं।
यदि वो फ्री है कॉपीराइट एक्ट से, तो आप उसको डिजिटल स्कैन करने के बाद में आप उसको अदर स्कूल को ई बुक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप एक रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी बुक यहाँ से वहाँ इजिली पहुंच सकती है। तो रिसोर्स शेयरिंग भी आजकल बहुत कंपलसरी है। देन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव भी आपके पास है, पेन ड्राइव, मिनिमम तो पेन ड्राइव होना ही चाहिए। और कीपिंग डेली बैकअप, आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अचानक कंप्यूटर करप्ट हो सकता है, लाइट जा सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, हैक हो सकता है या फिर कोई वायरस आ सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा बैकअप लेते रहना है और बैकअप को इंटरनल हार्ड डिस्क में रखना है, जिससे कि यदि वो उड़ भी जाता है तो हम फिर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उस बैकअप के थ्रू में वापस आ सकते हैं। फोटोकॉपियर मैंने बता दिया। ऑडियो सिस्टम भी होना चाहिए, जैसे कि हेडफोन होना चाहिए। बहुत से बच्चे इंग्लिश क्लास जब अटेंड करते हैं तो उन्हें कोई ऑडियो सिस्टम मिलता है कि ये ऑडियो बुक पढ़नी है और इसको लिसनिंग स्किल आपकी डेवलप करनी है, तो इसके लिए ऑडियो सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि बच्चा लाइब्रेरी का मैगजीन यूज करके अपने जो भी लर्निंग प्रोसेस में उसमें भी हेल्प ले सकता है। साथ में एक एलसीडी प्रोजेक्टर विद इंटरनेट इंटरेक्टिव बोर्ड, ये आजकल कंपलसरी हो गया है सभी स्कूलों में एलसीडी प्रोजेक्टर। आजकल तो प्रोजेक्टर बंद हो गया है, आजकल एलसीडी प्रोजेक्टर की जगह इंटरेक्टिव बोर्ड आ गए। इंटरेक्टिव बोर्ड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत सी जगह प्रोवाइड भी किया, बहुत से स्कूलों में भी है। तो उस बोर्ड के थ्रू बहुत इजीली आप पढ़ा सकते हैं, नेट को कनेक्ट करके आप नेट का कनेक्शन दिखाकर बहुत इजीली सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये बेस्ट होता है इंटरेक्टिव बोर्ड। तो इसका भी फैसिलिटी यदि लाइब्रेरी में हो तो वो भी हेल्पफुल होगा। एलसीडी मॉनिटर वो तो यूज में आएगा। साथ में यदि आपकी लाइब्रेरी बड़ी है या जैसी भी हो, यदि सीसीटीवी का अरेंजमेंट हो जाता है तो बेस्ट है। इससे कि नॉलेज रखा देखा जा सकता है कि कौन हमारे मिसयूज तो कोई नहीं कर रहा है, इसलिए सीसीटीवी होने से बेनिफिट होता है सभी जगह। और कंपल्सरली हमारे पास सीज फायर सिस्टम होने चाहिए, एक स्टैक रूम के लिए, रीडिंग रूम के लिए। यदि गलती से कहीं फायर आ जाता है तो हमें वो हेल्प करेगा, इसलिए सीज फायर जो है वो कंपल्सरी है, वो होना ही चाहिए। जैसा मैंने बोला था कुछ पिक्चर आपको दिखाऊंगा। तो ये पिक्चर देखिए लाइब्रेरी इंटीरियर डिजाइन की है कि किस तरह की लाइब्रेरी होना चाहिए। आप इस फोटो को देख के लग रहा है कि कितना अट्रैक्शन है इसमें, कि यूजर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर यहाँ पर बैठना चाहेगा। जैसे हमारे रायपुर में बहुत से लाइब्रेरीज हैं इस तरह के, जहाँ पे रात भर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, एनआईटी के बगल में भी है और वो बहुत ही बेहतरीन है। तो इस तरह का यदि इंटीरियर बनाया जाए तो वो रीडर्स को अट्रैक्ट करता है और उनकी रीडिंग जो हैबिट होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक अच्छी रीडर बन जाते हैं और वो हमारे नेशन के लिए जरूर कुछ वर्क करते हैं। तो इसलिए इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे बच्चों को, और साथ में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, उनके लिए फायदेमंद होना चाहिए। लाइब्रेरियन टेबल जैसा मैंने बताया था साइड में आप देख रहे हैं, इस तरह के एलसेप के भी होने चाहिए, या कंप्यूटर वर्क स्टेशन इस तरह से होना चाहिए, कंप्यूटर कैरल्स होना चाहिए, डेस्कटॉप जैसा रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ये डिस्प्ले स्टैंड कैसे होना चाहिए ये आप देख सकते हैं। और साथ में ये जो मैं पिजन होल वाला अलमीरा की पीरियोडिकल डिस्प्ले रैक की बात कर रहा था, नीचे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा वुडन फ्रेम में है। इस तरह से हम पीरियोडिकल को फ्रंट पेज में रखते हैं, फ्रंट पे रखते हैं, और बैक इश्यूज को हम इस बॉक्स के अंदर में रखते हैं, इसके पीछे बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर में रखते हैं। और मैगजीन स्टैंड और अदर स्टैंड या जैसा टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है कुछ वाले, इसको भी हम देखकर फॉलो कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है। बाकी एज पर रिक्वायरमेंट आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरीज ऑफ बुक्स, किस तरह की कैटेगरी होनी चाहिए। जनरल बुक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल मैटर से रिलेटेड बुक्स होना चाहिए, जो कि डिमांड होती है बच्चों की, उस तरह की बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जैसे एनसीईआरटी की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, या अदर प्राइवेट स्कूलों की टेक्स्ट बुक होती है। तो जो भी टेक्स्ट बुक होती है वो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल होना चाहिए। रेफरेंस बुक जिसकी मैंने बात की थी, कंटेंट्स रेडीमेड इंफॉर्मेशन बेसिकली नोन एज compilation and compendium of various discipline of knowledge. So they are not meant for continuous reading, rather reference book. These are consulted for specific piece of information. इसको कोई continuous नहीं पढ़ता है, अचानक उसको डिमांड होती है कि मुझे केवल इस टॉपिक के बारे में जानना है, तो वो रेफरेंस सेक्शन में जाकर उस टॉपिक को, जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, जैसे कि आपने इंसाइक्लोपीडिया देखा होगा, इंसाइक्लोपीडिया पे वो किसी वर्ड को सर्च करेगा और उसके बाद उसका नॉलेज को नोट करके जा सकता है। ये डिक्शनरीज का मीनिंग हम देख सकते हैं, या ईयर बुक में हम स्पोर्ट्स सेक्शन यदि देख रहे हैं तो हम ईयर बुक से देख सकते हैं। एल्मेनाक होता है, बायोग्राफिकल डिक्शनरीज होती है, हैंडबुक्स होते हैं, डायरेक्टरीज होता है, गेजेटियर्स होता है, एटलसेस होते हैं। तो ये सारे रेफरेंस बुक है जो कि इसेंशियल है लाइब्रेरी के लिए, ये तो मिनिमम हमारे पास होना चाहिए। इसलिए बजट एलोकेशन में इसकी भी बात की गई है कि ये सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए।
अब नेक्स्ट है लाइब्रेरी कलेक्शन। तो लाइब्रेरी कलेक्शन क्या होना चाहिए, वैसे हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट द स्कूल लाइब्रेरी शुड प्रोवाइड एक्सेस टू a wide range of resources that meet the needs of user regarding educational information and personal development. It is imperative that collection continue to be developed on an going basis of ensure that user have constant choice of new material. इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हम लाइब्रेरी तो ओपन कर देते हैं, मटेरियल्स बहुत अच्छे परचेस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे हम लाइब्रेरी में यदि हम न्यू मटेरियल्स को प्रोक्योर नहीं करेंगे, परचेस नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो बेहतर ये है कि आपका कंडमनेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए, कि आपकी बुक कंडेम होती जाए, जो यूजफुल नहीं है उसको कंडेम किया जा सके, न्यू मटेरियल्स परचेस होते रहना चाहिए। यदि एवरी ईयर आप परचेस नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइब्रेरी से बच्चों का इंटरेस्ट कम होने लगेगा। लेकिन यदि आपकी परचेसिंग हर साल होती है तो डेफिनेटली उसके जो यूजर होंगे मैक्सिमम होंगे। The nature and scope of core collection of the library should take into account the size of the school and subject offered beside covering project-based activities, career guidance, counseling, etc. Library collection are dynamic resources. There should be constant review and renewal of materials to ensure that the collection are current and relevant to the यूजर या स्टेक होल्डर। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो मटेरियल हमने परचेस किया है क्या उसको कोई यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है, उस पर हमें नजर रखनी है कि हमारी रिसोर्सेज यूजफुल है कि नहीं यूजर्स के लिए। यदि नहीं है तो हम उनके डिमांड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को रखेंगे जिससे कि उसका मैक्सिमम यूज हो सके। These kind of materials may be selected in cooperation with the student। अब एक चीज का खास ध्यान रखना है, जब भी आप बुक सिलेक्शन करते हैं तो आपका ये नहीं है कि डायरेक्टली किसी बुक स्टोर से डायरेक्ट सारी बुक्स उठा कर रख दिया और हमारा लाइब्रेरी स्टार्ट। तो हमें हेल्प लेनी है विद द स्टूडेंट टू एंश्योर दैट इट रिफ्लेक्ट्स देयर इंटरेस्ट एंड कल्चर विदाउट क्रॉसिंग रीजनेबल लिमिट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड। तो यदि बच्चा अपने लिमिट में रहते हुए अच्छी बुक की डिमांड करता है तो वो भी हमारे बुक सिलेक्शन में होना चाहिए। साथ में यदि कोई टीचर रिकमेंड करता है, यदि टीचर हमें बोलते हैं कि गाइड परचेस करिए, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि गाइड लाइब्रेरी के लिए नहीं होता है। लेकिन यदि वो रेफरेंस मटेरियल की बात करता है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक की बुक हम परचेस कर सकते हैं जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है। तो यदि वो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड को मतलब ध्यान में रखते हुए डिमांड करते हैं तो हमें वो सारी बुक भी परचेस करना चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है। A book periodical multimedia section subcommittee would be formed by including the subject teacher as well as student representative। तो ये हमारी ढेर सारी कमेटी होती है, वो हमारे डिसाइड करती है कि किस तरह का कलेक्शन होना चाहिए। कोर कलेक्शन के साथ में क्या होना चाहिए, अदर देन जनरल बुक्स पुट टुगेदर शुड be at rate of 5 books per student subject to a minimum of 1500 books for newly opened school। यदि कोई नया स्कूल ओपन हो रहा है तो कम से कम 1500 बुक पर स्टूडेंट 5 बुक्स के रेशियो में कम से कम होना चाहिए। और मल्टीपल चॉइस की पॉपुलर चिल्ड्रन सेक्शन है तो हम वो परचेस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा डिमांड है किसी बुक की तो हम उसको मल्टीपल कॉपीज भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि उतनी डिमांड नहीं है तो हम सिंगल ही परचेस करेंगे। इसके बाद में जैसे कि आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कूल है तो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई कलेक्शन है तो उसको भी रख सकते हैं। पब्लिकेशन चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे आपके स्कूल से रिलेटेड पब्लिकेशन हो। जैसे कि हम केवीएस से रिलेटेड जो भी पब्लिकेशन होते हैं हम सब रखते हैं, एनसीईआरटी की रखते हैं, सीबीएसई की रखते हैं, जो भी गाइडलाइंस पॉलिसीज इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमें मिलते हैं हम सब तरह के मटेरियल को रखते हैं। स्मॉल एंड कोर कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड रीजनल लैंग्वेज। अब यदि हमारा छत्तीसगढ़ रीजनल लैंग्वेज है तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी कलेक्शन है हम उसको भी रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कुछ सजेस्टेड पीरियोडिकल के नेम है, ये आप देख सकते हैं, तो वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और आप चाहे तो बाद में आपको मिल भी सकता है। तो ये हम पीरियोडिकल बच्चों के लिए मैगजीन परचेस भी कर सकते हैं। स्कूल लाइब्रेरी में एक कमेटी होती है, हमें एक कमेटी फॉर्म करना है जिसमें कि सेक्रेटरी मेंबर जो होता है लाइब्रेरियन होता है, प्रिंसिपल इसके प्रेसिडेंट होते हैं, साथ में 5 टीचर्स अदर सेक्शन के होंगे, जैसे प्राइमरी सेक्शन के 2 या फिर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन के 3 और कम से कम 2 स्टूडेंट। इस तरह के ग्रुप बनाकर हम एक लाइब्रेरी कमेटी बनाते हैं और ये कमेटी डिसाइड करती है, रिकमेंड करती है कि बुक सिलेक्शन क्या होना चाहिए या बुक लाइब्रेरी की एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए या बच्चों की डिमांड क्या है उसको कैसे फॉलो करना है। ये सब ये कमेटी में हम डिस्कस करते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। इसी तरह से हमारी सब कमेटी भी होना चाहिए लाइब्रेरी कमेटी के साथ में। यदि हम बनाते हैं कि बुक सिलेक्शन सब कमेटी तो स्पेशली वो बुक सिलेक्शन का ही काम करेगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा। तो आप वेरिफिकेशन कमेटी,
और रीडर्स क्लब की सब कमेटी, तो ये सारी कमेटी भी हम बना सकते हैं। इसके बाद में लाइब्रेरी ऑटोमेशन मैंने पहले ही बता दिया कि सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, सीरियल कंट्रोल के लिए हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन करते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसके थ्रू ऑटोमेटेड करते हैं और सारा काम हमारा कंप्यूटराइज हो जाता है। तो यदि सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, इट मीन्स हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड। सॉफ्टवेयर की जहां तक बात की जाए तो मेनी स्कूल्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फॉर लाइब्रेरी पर्पस, बट वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर ई ग्रंथालय वर्जन 3.0, नाउ it is a 4.0 cloud version is also available, developed by NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये जानते हैं गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो ये गवर्नमेंट की एजेंसी ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ई ग्रंथालय 3.0 वर्जन दिया है। 4.0 वर्जन कुछ प्राइस रखा है, तो जो स्कूल परचेस कर सकते हैं 4.0 ही परचेस कर लेते हैं। अदरवाइज फ्री वर्जन जो है 3.0 ई ग्रंथालय का है, जिसके थ्रू हम लाइब्रेरी का ऑटोमेशन करते हैं, साथ में बुक का सर्कुलेशन वगैरह जो भी वर्क होता है वो करते हैं। ओपन एक्सेस लाइब्रेरी को ध्यान में रखना है सभी को कि द लाइब्रेरी शुड फॉलो एन ओपन एक्सेस सिस्टम टू प्रोवाइड फ्रीडम टू चॉइस रिसोर्सेज। बच्चों को यदि आप फ्रीडम नहीं देंगे, हो सकता है कि आपकी बुक्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन आपका गोल तभी अचीव होगा जब आपको बच्चों को फ्रीडम देंगे, ओपन एक्सेस देंगे, बच्चा अपनी चॉइस की बुक। क्योंकि ओपन एक्सेस से फायदा ये होता है कि यदि उसकी डिमांड साइंस की बुक की है और वो स्पेशली एक प्रोजेक्ट को सर्च करता है, तो उससे रिलेटेड जो बुक होती है जिसका उसके दिमाग में आइडिया नहीं है, तो वो उसको वहां पर दिख जाती है, तो वो अपनी चॉइस की बुक को छोड़कर दूसरी बुक भी यूज कर सकता है। तो हमारे लाइब्रेरी के मैक्सिमम जो बुक्स है उनका यूज हो सकता है, इसलिए हमेशा ओपन एक्सेस सेल्फ होना चाहिए, ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। नाउ एक्सेसनिंग ऑफ बुक्स, ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, टाइम ओनली 10 मिनट्स का ही मेरे ख्याल से बचा है, तो मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ अभी। तो जो टेक्निकल सेक्शन है उसके बारे में एक लाइब्रेरी का एक्सेशन रजिस्टर होता है, उसके वो इजिली परचेस कर सकते हैं। इसमें लाइब्रेरी के स्टैम्प वगैरह होते हैं जिसमें कि लाइब्रेरी का नेम लिखा होता है, स्कूल का नेम लिखा होता है, डेट वगैरह लिखे होते हैं। उसको हम किसी भी बुक जो हम परचेस करते हैं उसके ऑन द पेज ऑफ द टाइटल पेज पे हम उस सील को लगाते हैं, द बॉटम ऑफ द कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट पेज पे लगाते हैं, लास्ट पेज पे लगाते हैं, और हम अपनी चॉइस का कोई भी 2 पेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होता है, जैसे 51, 101 जो भी आप चॉइस करेंगे उस पर भी हम सील लगाते हैं। तो ये जो एक्सेसनिंग का होता है, और कोई बुक हम परचेस करते हैं तो उसको कोई ना कोई हम नंबर देते हैं जिसको कि हम एक्सेसन नंबर बोलते हैं। उस नंबर को हम उसमें जहां पर हमने सील लगाया है उस नंबर को डालते हैं, वो उसका इंडिविजुअल नंबर होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेम बुक यदि हमने 2 परचेस कर ली है तो क्या हम दोनों बुक को सेम नंबर देंगे? नहीं, हमको हमेशा इंडिविजुअल बुक को एक नंबर देना है। यदि सेम बुक भी है तो भी उसको अलग अलग नंबर देना है, तो सभी को अलग अलग कॉलम में ही हम मेंशन करेंगे, इस बात का ख्याल ध्यान रखिए। क्लासिफिकेशन स्कीम, यदि बुक को क्लासिफाइड करना है, स्कूल लेवल पे बहुत डिटेल में क्लासिफाई नहीं की जाती है, लेकिन जो स्कूल लेवल पे फॉलो किया जाता है वो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। वैसे कोलन क्लासिफिकेशन भी है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन स्कूल जो है डीडीसी का यूज करता है, क्योंकि स्कूल का जो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैनुअल है सीबीएसई को प्रोवाइड करता है, उसमें 1000 नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं, एवरेज फॉर्म में है, या फिर ओसीएलसी की वेबसाइट में आपको नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहां से लेकर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के बारे में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, वो भी जरूर होना चाहिए। रीडिंग कॉर्नर पे भी हम जाएंगे कि प्राइमरी सेक्शन का जब देखेंगे तो हम स्लाइड को फिर से देख लेंगे। स्टॉक वेरिफिकेशन आप फिजिकली भी कर सकते हैं, थ्रू कंप्यूटर भी कर सकते हैं, यदि आपने सब में बारकोडिंग कर दी है तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। और हर साल स्टॉक वेरिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि हमें पता चलेगा कितनी बुक्स अवेलेबल है कितनी नहीं है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, एवरी ईयर होना चाहिए। यदि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो 3 इयर्स में एक बार होना चाहिए, बट लिमिटेड उसको हर साल स्टॉक वेरिफिकेशन आपको करते रहना है, क्योंकि स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद ही हम उसमें वीडिंग आउट कर सकते हैं। वीडिंग आउट का मतलब या राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि जो बुक यूज में नहीं है उस बुक को हम एक सेपरेट अलमीरा या सेल्फ में रख देते हैं, जिसको कि हम रिकमेंड करते हैं कंडमनेशन के लिए, और जब अथॉरिटी के द्वारा हमें पास कर दिया जाता है कंडमनेशन, तब हम उसको एक्सेशन रजिस्टर से नाम हटा देंगे और बुक को कंडेम या राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन उसके पहले जब तक राइट ऑफ नहीं होती है तब तक हम उसको वेडिंग आउट या वेडेड आउट एक सेल्फ बना लेंगे, उसके अंदर हम बुक को रख सकते हैं। वो वेडेड आउट बुक कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल यदि वो कोई ब्रिटल हो गई है, पेस्ट इन्फेक्टेड हो गई है, या फिर मल्टीपल अवेलेबल हो गई जो कि यूज में नहीं आ रही, काफी ओल्ड बुक है, आउट ऑफ सिलेबस हो गई है, पुअर कंटेंट है, या फिर बुक पूरी तरह से फट चुकी है, तो इस तरह की चीजों को हम
वीडेड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं कंडमनेशन के लिए, तो कंडमनेशन के लिए हम आगे जा सकते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, तो लाइब्रेरी मटेरियल्स का कैसे केयर करना है, इसके लिए बेस्ट पेस्ट फॉर्म में गवर्नमेंट अवेलेबल करा देती है, पेस्टिसाइड वगैरह जिससे मर जाते हैं बहुत इजीली है। यदि आप रूम टेम्परेचर अच्छा रखते हैं, एयर कंडीशन यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, जो भी, तो भी आपकी बुक्स बच जाएगी। इसलिए बताया गया है कि हमें इन सारी चीजों को यूज में लाना पड़ेगा, अदरवाइज बुक खराब हो सकती है। और दूसरी बात क्या है कि स्टूडेंट या यूजर उसको गलत तरीके से हैंडल ना करे, इसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे और उस रूल्स को बच्चे फॉलो करें तो पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कुछ रूल्स मैंने बनाए हुए हैं, तो ये रूल्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इसमें मैं केवल एक दो पॉइंट को ही देखता हूँ, बाकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा। Staff member can borrow maximum, a student can borrow only 2 books at a time for a period of 2 weeks। कोई भी स्टूडेंट किसी भी बुक को 2 बुक इशू करा सकता है एट ए टाइम, साथ में 2 वीक्स के लिए, एक फोर्टनाइट के लिए, 14 दिन के लिए इशू कराएगा, फिर उसको रिटर्न करना होगा। और यदि कोई हमारे स्टाफ मेंबर इशू करा रहा है तो वो मैक्सिमम 1 मंथ के लिए इशू करा सकता है और वो 5 बुक इशू करा सकता है। ये उसके लिए रूल है जो हमारे टीवीएस फॉलो करता है। आप भी चाहे तो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को स्ट्रिक्टली बैन करना है, वो हमको नहीं देना है। ओल्ड मैगजीन हम इशू कर सकते हैं, करेंट 2 मंथ की मैगजीन रखना है, ओल्ड मैगजीन को 1 वीक के लिए हम इशू कर सकते हैं। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। और बहुत से रूल और भी दिए हुए हैं कि यदि मिस यूज करते हैं तो उसके लिए क्या है, या कोई मिसप्लेस कर देता है या गुमा देता है, उसके लिए कोई रूल्स वगैरह है, वो सब रूल्स में दिए हुए रहते हैं जो बच्चों को बताना है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट वगैरह इशू करा के कहीं टीसी लेता है तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट करा ले और उसके बाद ही जाए। और लाइब्रेरी में स्ट्रिक्टली साइलेंस मेंटेन करके रखें, तभी वो लाइब्रेरी के गोल को अचीव कर सकता है। लाइब्रेरी ब्लॉग के बारे में आपने सुना होगा कि आजकल डिफरेंट ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत से ब्लॉग बनाए। तो लाइब्रेरियन के पास भी एक ऐसा ऑप्शन है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके कि हमारे लाइब्रेरी में क्या चीज है, क्या फैसिलिटीज है। जैसे कि सामने आपको एक दिख रहा होगा कि मैंने लिंक दिया हुआ है kv2libraipur.home.blog, ये हमारे लाइब्रेरी की ब्लॉग है। इस तरह से लाइब्रेरी जो है 2.0 टूल कहा जाता है, इसको हम किसी भी लाइब्रेरी के लिए बना सकते हैं जहां पर हम सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन में अवेलेबल करा सकते हैं। और अभी कोरोना टाइम में तो आप देख ही रहे होंगे कि बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, तो लाइब्रेरी की मटेरियल्स का जो ई बुक फॉर्म में है या फिर अदर फॉर्म में है, उनको हम किस तरह से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमारा ब्लॉग बहुत काम आता है। तो लाइब्रेरी ब्लॉग भी हमें बनाना है। रीडर्स क्लब एक होता है, रीडर्स जैसे सब कमेटी मैंने बताया था, रीडर्स क्लब डेवलप करना है। इसमें कुछ बच्चों को रखना है, सारे बच्चे नहीं, एक क्लास से 8 बच्चे जैसे रख लिया, कुछ सेलेक्टिव टीचर जिसके जेन्युइन रीडिंग हैबिट है उनको रख लिया, और मैक्सिमम 50 to 100 या 75 के मेंबर होंगे। और इनकी ढेर सारी एक्टिविटीज होती है, वो एक्टिविटीज को करेंगे। जैसा कि आपको एक्टिविटीज दिख रही है यहाँ पर, अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, वो कॉम्पिटिशन उस रीडर क्लब के अंडर में कर सकते हैं। वो प्रेस क्लिपिंग सर्विस कर सकते हैं, वो साथ में किसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो वीकली बुक रिव्यू वगैरह के बारे में असेंबली में जाके बोल सकते हैं, या बहुत सी चीजें हैं। आप एक्टिविटीज में ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। और हम बेस्ट रीडर का अवार्ड भी दे सकते हैं जो उनमें सबसे बेस्ट हो, तो बेस्ट रीडर का अवार्ड देने से अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी का एक प्लान होता है, एनुअल लाइब्रेरी एक्टिविटी प्लान, वो भी हम फॉलो करेंगे, और जिससे कि जो भी एक्टिविटीज होती है लाइब्रेरी की, वो सब उसमें एक्टिविटीज करा सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने अभी एक्टिविटीज दिखा दी, यदि आप कहेंगे तो मैं ये आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे स्कूल में केवीएस ने एक पुस्तक को उपहार स्टार्ट किया है, आई थिंक मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट में भी ये है, जहां तक मैंने सुना है। अ ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन टू डोनेट ओल्ड बुक्स टू जूनियर्स। our Vidyalaya also celebrating this as a festival. Student doing this willingly to spread message of sharing is caring। तो वो अपनी ओल्ड जो बुक्स होती है अपने जूनियर्स को डोनेट करती है, जिससे कि बहुत से पेड़ कटने से बच जाते हैं। और जैसे कि आप न्यूज में देख रहे हैं, केवी के विद्यार्थियों ने किताबें उपहार में देकर 1700 पेड़ बचाए। ये हमारे स्कूल में हर साल अप्रैल में होता है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मेरे स्कूल का है, जहाँ पे बच्चे आपस में बुक डोनेशन का काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमारे स्कूल में रीडिंग डे एंड रीडिंग सेलिब्रेशन मंथ भी होता है, जिसमें कि वन वन मंथ का एक प्रोग्राम है, पानीकर जी के अंडर में है ये। और इसमें बहुत सी एक्टिविटीज होती है, रीडिंग डे पेज होता है, तो ये सब रीडिंग को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज वगैरह कराई जाती है। प्राइमरी क्लास लाइब्रेरी 2 मिनट इसको मैं खत्म करना चाहूंगा कि हमारे स्कूल में जो मेन लाइब्रेरी है वहां पर, यदि बड़ी लाइब्रेरी, छोटी लाइब्रेरीज तो 1 से लेकर पूरे 12 तक बच्चे आते हैं, बट यदि छोटी स्कूल है तो ही 1 से 5 तक आएंगे। अदरवाइज बड़ी स्कूल है
तो वहां पर ओनली 6 से लेकर 12 तक के बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं। अदर जो बच्चे हैं प्राइमरी सेक्शन को, उनके लिए क्लास लाइब्रेरी का प्रोविजन है। फॉर प्राइमरी क्लास लाइब्रेरी 1 to 5, क्लास लाइब्रेरी शुड बी सेटअप। These libraries will under the charge of class teacher। तो क्लास टीचर के अंडर में होता है, वो मेन लाइब्रेरी से बुक बोरो करते हैं, अपने अलमीरा में रखते हैं, वो क्लास के अलमीरा में, और वहां जो भी लाइब्रेरी पीरियड होते हैं उस लाइब्रेरी पीरियड में वो उनको देते हैं और इशू भी करते हैं बड़े बच्चों को, क्लास 4-5 को, और लाइब्रेरी पीरियड पढ़ने के लिए देते हैं। उनका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए? तो पिक्चर बुक होनी चाहिए मैक्सिमम, अट्रैक्टिव कवर पेज होने चाहिए, बिग फॉन्ट वाले बिग साइज की बुक होनी चाहिए, और साथ में थिक पेपर्स भी होने चाहिए जो कि अट्रैक्टिव लगे बच्चों को। एक हैंगिंग लाइब्रेरी का प्रोविजन होना चाहिए प्राइमरी में, जहां पर वो बुक को टांग कर रख सके, जिससे कि बच्चा जब चाहे उसको, जब भी मन हो, चाहे रिसेस हो, चाहे जब भी हो, वो उसको निकाल के पढ़ सके। तो हैंगिंग लाइब्रेरी का प्रोविजन होना चाहिए। रीडिंग कॉर्नर होना चाहिए, जहां पर मल्टीपल कॉपीज की चिल्ड्रन मैगजीन या न्यूज़पेपर वगैरह हो, जिसको कि वो यूज कर सकते हैं। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। साथ में कुछ मैंने लिस्ट दिया हुआ है प्राइमरी क्लास के लिए किस तरह की मैगजीन होना चाहिए, तो ये मैगजीन आप लोग को भी पता होंगे मैक्सिमम। ये उसकी एक्टिविटीज है प्राइमरी क्लासेस की, तो इस तरह की एक्टिविटीज हम प्राइमरी क्लास में करा सकते हैं। ये कुछ फॉर्मेट्स है लाइब्रेरी रजिस्टर के, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। एक्सेशन रजिस्टर कैसा होना चाहिए, न्यूज़पेपर पीरियडिकल एक्सेशन रजिस्टर में क्या होने चाहिए, मल्टीमीडिया एक्सेशन रजिस्टर या इंटरनेट कंप्यूटर यूजेस रजिस्टर। तो जो भी चीजें हैं इन सब के फॉर्मेट हमारे केवीएस में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग रजिस्टर बनते हैं और इसमें हम वर्क करते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेट है जो कि अवेलेबल है आपके लिए। और लास्टली मैं अपना कंप्लीट करना चाहूंगा कि जो भी लाइब्रेरीज होती है वो सबके लिए बेनिफिशियल रहे, इसके लिए हमें मेहनत करना चाहिए, और स्पेशली प्रिंसिपल या टीचर यदि इसमें हेल्प करते हैं तो वो लाइब्रेरी के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू श्रीवास्तव सर। थैंक यू मित्रों। कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, और मित्रों अभी बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रीवास्तव सर ने दिया, निश्चित रूप से हमारे स्कूल के लिए उपयोगी रहेगा। और मित्रों मंडे को 27